जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। आज हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इस बुक का चैप्टर 6 जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे, वाई वॉज एमरजेंसी इम्पोज्ड। हमारे देश में जो एमरजेंसी थी, आपातकाल थी, वो क्यों लगाई गई थी, है ना। फर्स्ट थिंग इज दैट क्यों लगाई गई थी, वॉज इट नेसेसरी, और क्या इसकी ज़रूरत थी, है ना। तो इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी मीन इन प्रैक्टिस। तो जो एमरजेंसी लगाया गया, इसका व्यवहार में क्या मतलब है, व्यवहारिक रूप से इसका क्या मतलब है, ये हम इसका यहाँ पे समझेंगे। मीनिंग ऑफ इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी। देन व्हाट वर द कंसिक्वेंसेस ऑफ एमरजेंसी ऑन पार्टी पॉलिटिक्स, है ना। तो जो एमरजेंसी लगाई गई, आपातकाल लगाई गई, इसके दलगत राजनीति पे क्या असर पड़े, इसके क्या परिणाम हुए, ये हम देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस। एंड द लास्ट वन, व्हाट आर द लेसन्स ऑफ इमरजेंसी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। तो आपातकाल से क्या सीख मिलती है, भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या सबक है, क्या सीख है, ये हम देखेंगे। सो विल स्टार्ट द चैप्टर, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड टू इमरजेंसी, आपातकाल की क्या पृष्ठभूमि है ना, ये हम समझने का कोशिश करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द चेंजेस दैट वेर टेकिंग प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1967। इंदिरा गांधी हैड इमर्ज्ड एज ए टावरिंग लीडर विथ ट्रेमेंडस पॉपुलैरिटी। तो 1967 के बाद, 1967 के बाद इंडिया में क्या क्या, इंडियन राजनीति में, भारतीय पॉलिटिक्स में क्या क्या बदलाव आ रहा था, उसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थी और उनकी लोकप्रियता भी चरम पर थी। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन पार्टी कॉम्पिटिशन बिकेम बिटर एंड पोलराइज्ड। और ये वो वक्त भी था दोस्तों, वो समय था जिस समय जो दलगत राजनीति की प्रतिस्पर्धा है, जो उनकी कंपटीशन है बिटवीन द पार्टीज, वो काफ़ी तीखे और काफ़ी ध्रुवीकृत हो चुकी थी। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड टेंशंस इन रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशियरी। और इस समय काल में, इस कालखंड में जुडिशियरी, है ना, और गवर्नमेंट, तो सरकार और न्यायपालिका के जो संबंध है, उसके बीच में भी काफ़ी तनाव था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस समय का। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड मेनी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टू बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सर्वोच्च न्यायालय थे, सुप्रीम कोर्ट, उसने पाया कि जो सरकार की बहुत सारी जो इनिशिएटिव्स थी, सरकार के जो बहुत सारे कार्यक्रम थे या पहलकदमियाँ थी, वो संवैधानिक पहलुओं के विरुद्ध में था, वो संविधान का उल्लंघन कर रही थी, वायलेट कर रही थी। द कांग्रेस पार्टी टुक द पोजिशन दैट द स्टैंड ऑफ कोर्ट वॉज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो कांग्रेस पार्टी थी, उसने, उसका ये पोजीशन था कि जो ये कोर्ट का स्टैंड है, कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ले रही है बार बार कि सरकार की जो पहलकदमियां हैं वो संविधान का उल्लंघन कर रही है, इस स्टैंड को, कोर्ट के इस स्टैंड को बोला कि दिस वॉज अगेंस्ट ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो जो लोकतंत्र के सिद्धांत और जो संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत है ना, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, तो संसद सर्वोच्च है ना, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, इस प्रिंसिपल्स या डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स है, लोकतंत्र का प्रिंसिपल, इसके अगेंस्ट है ना। कोर्ट का जो स्टैंड है, दैट इज अगेंस्ट दिस द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। द कांग्रेस ऑल्सो एलिज्ड दैट द कोर्ट वॉज ए कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन एंड इट वॉज बिकमिंग एन ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि जो कोर्ट है वो एक यथास्थितिवाद संस्था है, ये कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है। कंजर्वेटिव मतलब जो प्रो चेंज नहीं हो, वो बदलाव में उतना विश्वास नहीं करती है, मतलब बदलाव से बहुत दूर रहने वाली, तो कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है ना। एंड इट वाज बिकमिंग एन ऑब्स्टेकल, और वो जो प्रो पुअर वेलफेयर है, गरीबों के वेलफेयर के लिए, गरीबों के कल्याणकारी के लिए कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, या इन कार्यक्रमों के इम्प्लीमेंटेशन में, है ना, तो गरीबों के प्रो पुअर, गरीबों के उत्थान के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके क्रियान्वयन में ये एक रोड़ा बन रही है, कोर्ट उनके बीच में एक ऑब्स्टेकल बन रही है, एक प्रॉब्लम बन रही है।
The parties opposed to the Congress felt that politics was becoming too personalized and that governmental authority was being converted into personal authority. तो जो पार्टीज थी जो कांग्रेस के विपक्ष में थी वो ऐसा महसूस कर रही थी कि जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, ये बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत तरीके से चल रही है, ये पर्सनलाइज्ड हो रही है, व्यक्तिवाद हो रही है ना, किसी पर्सन स्पेसिफिक पे ये फोकस्ड है। एंड जो सरकार की जो अथॉरिटी है, जो सरकार की जो अथॉरिटी है वो एक्चुअली सरकार का नहीं लग रहा है, वो पर्सनल अथॉरिटी बन जा रहा है। तो जो सरकारी प्राधिकार है वो एक्चुअली व्यक्तिगत प्राधिकार में कन्वर्ट हो रहा, बदल रहा। द स्प्लिट इन द कांग्रेस had sharpened the divisions between इंदिरा गांधी एंड हर ओपोनेंट्स। और ऑलरेडी कांग्रेस में टूट हो चुकी थी, तो जो कांग्रेस में टूट है ये इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच में जो डिविजन्स थे, जो खाई थी, इसको और बढ़ा दिया था। सो विद दिस बैकग्राउंड नाउ विल सी द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या था, आर्थिक संदर्भ क्या थे इस बैकग्राउंड में, है ना। तो इन द इलेक्शंस ऑफ 1971 कांग्रेस हैड गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, है ना। सो 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस ने क्या नारा दिया था? कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, है ना। रिमूव पॉवर्टी के नारे से कांग्रेस 1971 का चुनाव लड़ती है और जीत जाती है। हाउएवर द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री डिड नॉट इम्प्रूव मच आफ्टर 1971-72। परंतु होता क्या है कि इस चुनाव के बाद जो आर्थिक स्थिति है सरकार की 1971-72 में, वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करती है ना, उसमें कोई उत्थान नहीं होता। द बांग्लादेश क्राइसिस हैड पुट ए वेरी हेवी स्ट्रेन ऑन द इंडियाज इकोनॉमी। और ये जो बांग्लादेश का जो संकट है, ये भारत की अर्थव्यवस्था पे भारी बोझ पड़ जाता है ना, हैवी स्ट्रेन, काफ़ी प्रेशर डालता है। अबाउट 8 मिलियन पीपल क्रॉस्ड ओवर द ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर इनटू इंडिया। तो लगभग 80 लाख लोग, है ना, 8 मिलियन पीपल ईस्ट पाकिस्तान क्या, जो बांग्लादेश से पहले, हाँ, बांग्लादेश बनने से पहले वो ईस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके 80 लाख लोग भारत आ जाते हैं। इट्स अ बिग नंबर। इतने सारे नंबर में अगर दूसरे देश के लोग हमारे देश में आके अगर शरण ले लेते हैं तो वो ऑफकोर्स हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और बहुत ज़्यादा उस पर लोड आ जाएगा। सो दिस वॉज फॉलोड बाई वॉर विथ पाकिस्तान। और उसके बाद क्या हो जाता है, पाकिस्तान के साथ युद्ध छुट जाती है ना। तो पहले वहाँ 80 लाख लोग बांग्लादेश से छोड़कर ईस्ट पाकिस्तान से छोड़कर भारत आ जाते हैं। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। एंड आफ्टर द वॉर द यूएस गवर्नमेंट स्टॉप्ड ऑल एड टू इंडिया। और इस जंग के बाद चूँकि यूएस गवर्नमेंट थोड़ा पाकिस्तान साइड अलाइंड होती है इस जंग में, तो यूएस गवर्नमेंट जो है, अमेरिका जो है, वो भारत के ऊपर अपना जितने भी वो भारत को मदद दे रहा था, भारत का समर्थन कर रहा था आर्थिक रूप से, उन सब पे सहायता देना बंद कर दिया। सो इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑयल प्राइसेस इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और ये तो भारत की पॉलिटिक्स में ये सब चल ही रहा था। आउटसाइड वर्ल्ड में भी जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उसमें इसी समय जो तेल की कीमत थी उसमें कई गुना इजाफा कर दिया गया था। दिस लेड टू ऑल राउंड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। और इससे क्या हुआ कि विभिन्न चीज़ों की कीमतें भी तेजी से बढ़ गई। प्राइसेस इंक्रीज्ड बाई 23% इन 1973 एंड 30% इन 1974। सच ए हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कॉज्ड मच हार्डशिप टू द पीपल। तो कीमत इतनी बढ़ गई थी कि सिर्फ एक साल में 1973 में 23% इजाफा हुआ कीमतों में, और अगले साल 1974 में 30% इजाफा हो जाता है कीमतों में। एंड इस लेवल की जो मुद्रास्फीति, इतनी हाई लेवल की जो मुद्रास्फीति है, इतनी हाई लेवल की जो महंगाई बढ़ रही है, ये लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी कठिनाइयाँ पैदा कर देता है, हार्डशिप टू द पीपल। इंडस्ट्रियल ग्रोथ was low and unemployment was very high, particularly in the rural areas। तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, औद्योगिक विकास की दर है, वो बहुत कम थी और बेरोजगारी जो है वो बहुत बढ़ गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ये बहुत लो थी। और जो बेरोजगारी थी, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ गई थी। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। तो खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों को वेतन को रोक दिया, है ना। तो गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉय। दिस कॉज्ड फर्दर डिससेटिस्फैक्शन एमंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब जब सैलरी रुक गई तो जो वहाँ सरकारी कर्मचारी थे उनके मन में और ज़्यादा आक्रोश आ गया, असंतोष पैदा हो गया सरकार के खिलाफ। मॉनसून्स फेल्ड इन 1972-73।
ये सारे सिचुएशंस, वो इकोनॉमिक कंडीशन वर्स हो ही रहे, और इधर मानसून्स भी 1972-73 में मानसून असफल हो जाती है। दिस रिजल्टेड इन ए शार्प डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड भारत की कृषि मानसून पे आधारित है, और उस जमाने में तो और भी कहीं ज़्यादा मानसून आधारित कृषि थी भारत की। तो जो इस मानसून फेल होने के कारण क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो कृषि उत्पाद है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। सो फूड ग्रेन आउटपुट डिक्लाइंड बाई 8%। तो जो खाद्यान्न की जो उत्पत्ति है ना, जो वो 8% से ज़्यादा गिर जाता है। सो फूड ग्रेन का भी आउटपुट गिर गया। देयर वॉज ए जनरल एटमोसफेयर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल ओवर द कंट्री। तो पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में एक जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ असंतोष का एक वातावरण बन जाता है, एक माहौल बन जाता है असंतोष का, क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी पूरे देश में वो चरमरा रही थी। इन सच ए कॉन्टेक्स्ट नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज वेर एबल टू ऑर्गेनाइज पॉपुलर प्रोटेस्ट इफेक्टिवली। और ऐसे जब घटनाक्रम ऐसी हो रही हो, है ना, तो इस अवधि में क्या होगा, बेस जो नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज थी, जो गैर कांग्रेस राजनीतिक दल थे, वो इस मौके पे काफ़ी पॉपुलर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो जनता के साथ, जो जनता के बीच में जो बहुत मतलब जनता उसको बहुत पॉपुलर हो जाती है, लोकप्रिय प्रोटेस्ट हो जाते हैं ना, इफेक्टिव, और ये बहुत ही प्रभावशाली तरीके से करते हैं क्योंकि जनता त्रस्त है। तो ऑफकोर्स वो प्रोटेस्ट जो ऑर्गेनाइज करेगी ऑपोजिशन पार्टी, उसमें जनता शामिल हो जाएगी। Instances of students' unrest that had persisted from late 1960s became more pronounced in this period। और 1960s से ही स्टूडेंट्स का काफ़ी अनरेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन वगैरह में शामिल हो रहे थे। भारत की जो राजनीति हो रही थी उसमें स्टूडेंट्स अनरेस्ट काफ़ी हो रहे थे, और ये इस पीरियड में तो और भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और ये और प्रोनाउंस्ड हो जाता है। There was also an increase in the activities of Marxist groups who did not believe in parliamentary politics। तो जो मार्क्सवादी समूह है उसकी सक्रियता भी बढ़ जाती है, और ये संसदीय राजनीति में, ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में मार्क्सिस्ट ग्रुप्स नहीं विश्वास करते हैं। These groups had taken to arms and insurgent techniques for the overthrow of capitalist order and established political system। तो ये जो मार्क्सिस्ट ग्रुप है ये हथियार उठा लेते हैं, और ये जो मौजूदा राजनीतिक प्रणाली है ना, जो मौजूदा राजनीतिक प्रणाली होती है, एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम, और जो पूंजीवादी व्यवस्था, जो कैपिटलिस्ट ऑर्डर है, उसको ओवरथ्रो, उसको हटाने का ये सोचती है कि उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसके लिए कैसे ख़त्म किया जाएगा, ये हथियार उठाकर और राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लेकर। सो इंसर्जेंट टेक्निक्स एंड आर्म्स के भरोसे, इन दोनों के साथ, इन दोनों से बेसिकली दे यूज़ आर्म्स एंड इंसर्जेंट टेक्निक्स टू ओवरथ्रो जो पूंजीवादी व्यवस्था है, और जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम प्रणाली है, जो राजनीतिक प्रणाली है, इसको हटाने के लिए उम्र पड़ती है। Known as the Marxist-Leninist, now Maoist groups or Naxalites, they were particularly strong in West Bengal, where the state government took stringent measures to suppress them। ये ये ग्रुप जो है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है ना, मार्क्सवादी लेनिनवादी ग्रुप के नाम से जानते हैं, और या फिर इनको नक्सलाइट्स भी बोलते हैं, नक्सलवादी, और आज के दिन में इसको माओवादी भी बोलते हैं, माओइस्ट भी बोलते हैं, है ना। सो दे वेर पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग। ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, है ना, पश्चिम बंगाल में काफ़ी मजबूत थे, और क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी, है ना, जो राज्य सरकार थी पश्चिम बंगाल के समय, उसने काफ़ी कठोर कदम उठाए थे इनको दबाने के लिए। किनको, माओवादियों के लिए, दैट टाइम मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट या नक्सलवादियों को दबाने के लिए। तो ये इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट हो गया दोस्तों। ये चैप्टर, इस टॉपिक को, आज के वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ।